नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सॉइल्स यानी कि मिट्टी। ये बच्चों सॉइल्स का पार्ट 1 है। इसको हमने अलग अलग पार्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये वाला जो भाग है वो पार्ट 1 है, जिसमें हम उसके डेफिनेशंस इंट्रोडक्टरी भाग है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पसंद आए आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जब भी आपको जहाँ भी कुछ भी कोई क्वेरीज है यू आर मोस्ट वेलकम। लेट अस स्टार्ट विथ सॉइल्स, मिट्टी। जैसा कि आप सब जानते हो कि मिट्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट संसाधन है। हम गाना गाते हैं, हम इस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। एक्चुअली गंगा की मिट्टी में जो खुशबू है वो हमारे जीने का एक संसाधन है। एक खुशनुमा माहौल, हमारा अनाज के द्वारा हम जो जी रहे हैं ज़िंदगी, बहुत अच्छी सी ज़िंदगी, वो सब इस मिट्टी से ही शुरू होती है। तो मिट्टी, जिसे हम इंग्लिश में सॉइल्स कहते हैं, हमारे जीवन का आधारभूत संसाधन है, क्योंकि हमारा सारा जीवन इसी मिट्टी पर निर्भर करता है। आप सब जानते हो कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टियों से वहाँ की सभ्यताओं एवं संस्कृतियों का प्रादुर्भाव एवं विकास हुआ था। आपको सबको पता है कि सारी सिविलाइजेशंस जो है नदियों के आसपास हुई थी, सारी सभ्यताएं नदियों के आसपास हुई थी। तो मिट्टी, वहाँ की मिट्टी उस सभ्यता और संस्कृति के बारे में हमें बताती है। इसी संदर्भ में मेरी जो ये सेकंड स्लाइड है, इसमें एक मैंने छोटा सा कोटेशन लिखा है, अ नेशन दैट डिस्ट्रॉयज इट्स सॉइल्स डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ। कितनी बड़ी बात है ये। वास्तव में ये बात सही है कि अगर जिस देश की मिट्टी, हम मिट्टी को तो एक बहुत ही ऊंची धरोहर मानते हैं, एक पूजनीय धरोहर मानते हैं कि इस मिट्टी में ही जन्मे हैं हम और इस मिट्टी से ही हमें जाना है। तो मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है, और प्रत्येक व्यक्ति, उसकी शिक्षा मिट्टी से ही प्रारंभ होती है। द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इज द हिस्ट्री ऑफ द सॉइल एंड द एजुकेशन ऑफ द इंडिविजुअल begins from the soil। एक और मैंने परिभाषा बताई आपको, जो कि विल्सन द्वारा दी गई है, विलकॉक्स उनके द्वारा दी गई है, कि मानव सभ्यता का सारा इतिहास मिट्टी का इतिहास है और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मिट्टी से ही प्रारंभ होती है। अब आगे बढ़ते हुए एक और परिभाषा मैं आपको बताती हूँ कि प्रसिद्ध विद्वान रमन साहब ने क्या कहा कि मृदा की परिभाषा उन्होंने ली, और उन्होंने कहा कि मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी अवशेष ठोस पपड़ी की परत है, जो चट्टानों के टूटने व रासायनिक परिवर्तन से बने छोटे छोटे कणों और उस पर रहने और उपयोग करने वाले पादप व जंतु अवशेषों से बनी है। मिट्टी की रचना में जलवायु ही प्रमुख साधन है। फलस्वरूप समान जलवायु वाले प्रदेशों में प्राय एक ही प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नवनिर्मित मिट्टियों में शैलों को भले ही पहचान लिया जाए, किंतु कुछ ही समय में जलवायु आदि का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि इन मिट्टियों का स्वरूप ही परिवर्तित हो जाता है। आपने देखा कि जहाँ जैसी जलवायु है वहाँ की मिट्टी हमारे दिमाग में एकदम आ जाती है। जब हम भूमध्य सागर की बात करते हैं या मरुस्थल की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि वहाँ की जो रेत है वो उस मिट्टी का प्रकार है वहाँ की। ठीक है, रूस की काली मिट्टियाँ ग्रेनाइट, लॉयस, बेसाल्ट आदि अनेक प्रकार की शैलों से बनी होने के कारण इन पर भी जलवायु का प्रभाव पड़ता है कि नहीं।
जबकि एक ही शैल से बनी मिट्टियाँ जलवायु की विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न गुणों वाली भी हो जाती है। जैसे समशीतोष्ण प्रदेशों की भूरी मिट्टी, स्टेपी प्रदेश की काली मिट्टी और उष्ण प्रदेश की लैटेराइट मिट्टी ग्रेनाइट से बनी होती है। किंतु इनके जो लक्षण होते हैं बच्चों, वो बहुत अलग होते हैं, क्योंकि जलवायु का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? मिट्टी पर पड़ता है। अगली स्लाइड पे अपन चलते हैं। फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉइल, मिट्टी का निर्माण एवं विकास। बच्चों, मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर एक परत के रूप में है, ये हम सब जानते हैं, जिसका निर्माण चट्टानों तथा खनिजों के अपक्षय से हुआ है, अपक्षय से, जिससे समय के साथ एवं विभिन्न जलवायु वाले जीवांश पदार्थ भी इसमें मिल जाते हैं। एक्चुअली मूल पदार्थ का निर्माण तो शैलों से होता है, जिनका अपक्षय होता है, और मूल पदार्थ पर मृदा निर्माण करने वाले सक्रिय, निष्क्रिय और उदासीन कारकों की निरंतर प्रक्रिया के फलस्वरूप मिट्टी का निर्माण हुआ। कई फैक्टर्स हैं जो इस मिट्टी को बनाने में सक्षम होते हैं। अपक्षय मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, यानी कि वेदरिंग इज ऑफ 3 टाइप्स, और मिट्टी का निर्माण भी इन 3 में से ही होता है। कौन कौन सा? भौतिक, जैसा कि अपना ये अगली स्लाइड बता रही है कि ऑर्गेनिज्म से, टोपोग्राफी से, टाइम से और क्लाइमेट से, इन सब का प्रभाव मिट्टी के ऊपर पड़ता है, मिट्टी के स्वरूप को बनने में, मिट्टी के निर्माण में। ठीक है, अगला वर्गीकरण बता रहा है कि भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैव अपक्षय। इनमें भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैव अपक्षय, इन तीनों का सम्मिश्रण होकर के इनका प्रभाव किस पे होता है? रॉक्स पे, यानी कि शैलों पर, और फिर मिट्टी का निर्माण होता है। तो सबसे पहले अपन भौतिक अपक्षय के बारे में समझते हैं कि मरुस्थलीय चट्टानें दिन में सूर्य की तीव्र गर्मी से फैल जाती है और ताप को, वायु का तापमान कम होने से, रात को जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो सिकुड़ने लगती है। फैलने और सिकुड़ने की ये जो प्रक्रिया होती है, इससे क्या होता है? चट्टान कमज़ोर पड़ जाती है, और चट्टान कमज़ोर पड़ते पड़ते धीरे धीरे जो कमज़ोर चट्टान है वो धीरे धीरे टूटने लगती है, और इसी प्रक्रिया द्वारा चट्टान चूर्ण का कालांतर में महीन चूरा बन जाता है और मिट्टी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब आती है रासायनिक, यानी कि केमिकल वेदरिंग। रासायनिक अपक्षय में क्या होता है कि जो केमिकल्स होते हैं उनका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। पर्यावरण में जो भी केमिकल्स उपलब्ध हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये जो चट्टानें हैं उनके कणों में ये प्रवेश कर जाते हैं और घुलने लगते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि ऐसी चट्टानों को ये घुलते घुलते मुलायम बना देते हैं, और मुलायम होने से क्या होता है कि इनका चूरा बनने लगता है। आपने चूना पत्थर देखा, वो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? चट्टान में नए खनिज बनते हैं जो सरलतापूर्वक चट्टान से अलग हो जाते हैं और उन खनिज को फैलाकर तोड़ने में सहायक होते हैं। यह क्रिया ज़्यादातर कौन से भागों में होती है बेटा? जहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा होती है, ताकि जल के साथ में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे केमिकल से वो चट्टानों के ऊपर प्रभाव डालती है और चट्टानें घुलने लगती हैं। समझ में आ गया आपको? अब आते हैं अपन बायोलॉजिकल वेदरिंग, यानी कि जैवीय अपक्षय। बायोलॉजिकल वेदरिंग जैसा नाम है, जैव, आप समझ गए होंगे कि जो कुछ भी जीव जंतु हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ करते ही हैं। इंसान है, इंसान मकान बनाता है, तब पत्थरों को तोड़ता है,
तोड़ता है ना, ऐसे ही वृक्ष हैं, वृक्ष अपनी जड़ें अंदर डालते हैं ज़मीन के अंदर, आपने देखा होगा। तो जब कोई पेड़ उखाड़ते हो आप, तो उस पेड़ के ही जड़ों के साथ में आप देखते होंगे कि मिट्टी किस तरह से चिपक के आती है, यानी कि अंदर मिट्टी बन रही है, किससे? शैलों से। वृक्षों की जड़ें जो चट्टानों की दरारों से भी प्रवेश कर जाती है, उन्हें फैलती है और कणों को विलय करती है, विलय करती है। इसके फलस्वरूप मिट्टी का जन्म होता है। मिट्टी के निर्माण में मूल चट्टानों की भौतिक रचना होती है और रासायनिक संरचना के अतिरिक्त उच्चावच, रिलीफ, ढाल, आकृति और वायुमंडलीय शक्तियों का प्रभाव भी होता है। वनस्पति, कीटाणुओं, जंतुओं और मानव की क्रियाओं द्वारा भी मिट्टी का निर्माण होता है। और साथ ही मिट्टी में मिलते हैं, तो जो भी अवशेष हैं जंतुओं के, वो मिट्टी में जब मिल जाते हैं तो जलवायु की क्रियाएं उन पे अपना प्रभाव डालने लगती है और इस प्रकार अम्लीय तत्व यानी कि ह्यूमस इसमें उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे कीड़े मकोड़े हैं, बिल खोदने वाले जंतु, चूहा, नेवला, केंचुए, ये सब मिट्टी को कुरेद कुरेद कर उसकी रचना में सहायता करते हैं। मानव तो खैर है ही, वो कृषि द्वारा मिट्टी का रूपांतरण करता है और अपनी क्रियाओं से भूमि अपरदन को भी बढ़ाता है, जैसा अभी अपन ने समझा था। फिर उसी में और भी संरक्षण करता है। इस प्रकार भौतिक, रासायनिक, जैविक और सांस्कृतिक कारकों की क्रियाओं और प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी का निर्माण पूरा होता है। ये देखो मैंने इसमें बताया हुआ है इस डायग्राम में कि हाउ इज सॉइल मेड, विंड, रेन, हेल, आइस, है ना। ये देखो चट्टान की दरार पड़ी हुई है और इस चट्टान की दरार में आप देखो इस जगह आपको दिख रहा है चट्टान की दरार, जिसमें प्रभाव पड़ रहा है किसका? पर्यावरणीय प्रभाव, यानी कि हीट, कोल्ड, मैकेनिकल वेदरिंग हो रही है, केमिकल वेदरिंग हो रही है, बायोलॉजिकल वेदरिंग हो रही है ना। तो इनका भी इसमें प्रभाव हो रहा है। अब आते हैं अपन अपनी मिट्टी निर्माण की अवस्थाएं यानी कि स्टेजेस पर। अगली स्लाइड, मिट्टी निर्माण की अवस्थाएं। बच्चों मैंने इसको दो भागों में विभाजित किया है, प्रथम अवस्था और द्वितीय अवस्था। एक्चुअली क्या होता है कि जो पहली स्टेज है उसमें तो सरफेस पर यानी कि भूपटपट्टी पर जो चट्टानें हैं उनका निर्माण एवं रासायनिक कारकों द्वारा अपघटन और विघटन होता है। ये प्रक्रिया लेंगे। भौतिक कारक जैसे तापमान, जल, वायु, हिम, इन आदि ये सब कटाव और संचयन में काफ़ी काम आते हैं। इसके अतिरिक्त जैविक तत्व भी प्रभाव डालते हैं, जिसमें पेड़, पौधे एवं प्राणियों का प्रभाव प्रमुख है। इन्हीं कारकों के संयुक्त प्रभावों के चट्टानों का विघटन धीरे धीरे होने लगता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सफोलिएशन। चट्टानों का अपघटन रासायनिक परिवर्तन द्वारा भी होता है, आपने देखा। इसके द्वारा विलयन, जल अपघटन, जल योजना, ऑक्सीजीकरण, कार्बनिकेशन, अम्लीयकरण आदि की प्रमुख प्रक्रियाएं होती हैं। इन प्रक्रियाओं द्वारा शैलों तथा खनिजों का विभिन्न रूप में अपघटन होता है। और जल अपघटन, जिसको अपन हाइड्रोलिसिस कहते हैं, इसमें तो जल अपघटक मेन कार्य करता है। पानी ही सबसे बड़ा मुख्य स्रोत रहता है अपघटन का। दूसरी जो अवस्था है, जो कि अपने इस नेक्स्ट डायग्राम में भी आप देखो, मैंने 4 फिगर्स दिए हैं। इन 4 फिगर्स में से जो 2 हैं वो आपको फर्स्ट स्टेज की बता रहे, और सेकंड 2 जो है उसमें आप अगली स्टेजेस देखो कि मूल पदार्थ में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। मूल पदार्थ पर पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के उत्पन्न होने और मृत होने के फलस्वरूप क्या होता है कि इनके ऊपर
जीवाश्म, जिसको अपन ह्यूमस बोलते हैं, पदार्थ एकत्रित हो जाता है और इनको अपन जलवायु की दशाओं के कारण निरंतर प्रभावित करती रहती है। जलवायु की दशाएं इनके ऊपर लगातार अपना प्रभाव डालती रहती है और इसी वजह से मिट्टी निर्माण की इस प्रक्रिया में निर्मित पदार्थ को सोलम कहते हैं और ऊपरी भाग ही मिट्टी कहलाता है। सबसे मेन चीज़ सोलम कहते हैं और इसी में ऊपरी भाग जो है वो मिट्टी कहलाता है। अब आते हैं अपन अगला पॉइंट अपना मिट्टी की संरचना, गुण के बारे में, टेक्सचर के बारे में। आपको जैसे पता है कि जलवायु का प्रभाव पड़ता है मिट्टी के ऊपर केमिकल्स का प्रभाव पड़ता है, जैवीय स्थितियों का प्रभाव पड़ता है, तो इनके कारण मिट्टी के जो गुण हैं वो भी काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो मिट्टी के गुण में मिट्टी की संरचना के आधार पर स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल कि किस जगह उनका जो मूल शैल है उसकी संरचना कैसी हुई है ना, उसके आधार पर फिर मिट्टी का गठन कैसे हुआ, किस जगह बनी है मिट्टी का रंग कैसा है, भूरा रंग है, भूरा रंग है, काला रंग है, लाल रंग है ना, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल। आप जानते हो मिट्टी का तापमान, वो टेम्परेचर भी किस तरह से, ये भी उसका गुण है एक तरह से। मिट्टी की रासायनिक संरचना, केमिकल कॉम्पोजिशन, किस तरह से मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ है, किस तरह से बनी है, क्या वो अत्यधिक ताप की वजह से बनी है, अत्यधिक ठंड कोल्ड रीजन में है तो कोल्ड की वजह से बनी है, मतलब पत्थर के विलय की वजह से बनी है ना। मिट्टी की गहराई, डेप्थ, फिर मिट्टी की जो अवशेषता होती है जिसको अपन परमिएबिलिटी बोलते हैं, फिर मिट्टी की मेन उसका जो भाग है, इसको हम बोलते हैं वातन, रंध्रता, एरिएशन, और फिर आती है मिट्टी की आर्द्रता, मॉइस्चर ऑफ सॉइल्स, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट गुण है। मिट्टी की आयु, एज ऑफ सॉइल, किस समय की बनी हुई है, नई मिट्टी, पुरानी मिट्टी। क्या होता है बच्चों, नई मिट्टी आप जानते हो नदियों से बहकर मिट्टी में चेंजेस आते रहते हैं और जिसमें सॉइल के ऊपर आप देखते हो कोई मिट्टी, पुरानी मिट्टी जो होती है वो नष्ट हो चुकी होती है। तो नई मिट्टी, पुरानी मिट्टी, प्राचीन मिट्टी, ऐसे करके इनकी गुणों के ऊपर भी प्रभाव डालती है। जो उसके जो अवशेष हैं, केमिकल्स उस पर इतना असर कर चुके होते हैं कि मिट्टी की जो प्रासंगिकता होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इस तरह से अपन ने ये मिट्टी का एक भाग ख़त्म किया है। अगला जो भाग होगा हमारा, अगली जो स्लाइड होगी हमारी, सॉरी वो तो थैंक्स की है ही, प्लस मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि नेक्स्ट चैप्टर में, अगले पार्ट 2 में, इसी सॉइल्स के में हम मिट्टी के गुण के बारे में पढ़ेंगे, मिट्टियों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली मिट्टी की समस्याएं, जिनके कारक, जो भी कारक होते हैं जो मिट्टी की समस्याएं, कॉजेज़ ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल, और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में हम अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें और आप जानकारी पाएंगे मिट्टी से संबंधित। अभी फ़िलहाल अपना जो ये वीडियो है उसको आपको MPGCC ज्योग्राफी पर देखना है, और ये हमारा चैनल है विभाग का, जिस पर आप जो कुछ भी इससे संबंधित क्वेश्चन हो, यू आर मोस्ट वेलकम, पूछ सकते हैं। आप ज़रूर इस चैनल को लाइक करें, पसंद आए, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।